हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शिखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जिसमें अमृत वृक्ष आंदोलन, G20 समिट, डॉक्टर भूपेन हाजरिका, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और नटराज स्टैचू शामिल है। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स क्लास। अमृत वृक्ष आंदोलन। तो क्या है ये अमृत वृक्ष आंदोलन, आइए समझते हैं। तो आसाम गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट एक ड्राइव चलाया है अमृत वृक्ष आंदोलन, जिसके लीडरशिप को हाथ में लिया है हमारे चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने। इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य जो है, चारों तरफ ग्रीनरी फैलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन को बढ़ावा देना है। इसमें टारगेट रखा गया है कि करीब 1 करोड़ सीडलिंग्स को इसमें लगाए जाएंगे। और आंदोलन जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया था जून 8 तारीख को 2023 में, और ताकि ट्री बेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो आइए समझते हैं। बेनिफिट अमृत वृक्ष आंदोलन से ये होगा कि इम्प्रूवमेंट होगा ग्रीन लैंडस्केप में, यानी कि चारों तरफ हरियाली बढ़ेगी। फ्री सीडलिंग्स लोगों में बांटे जाएंगे, इससे लोगों के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट सीडलिंग मिलने से जागरूकता फैलेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन लेंगे। कम्युनिटी इंगेजमेंट होगा, इससे जो ड्राइव चलाया जा रहा है जिसमें ग्रुप्स जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा वर्कर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ असम अमृत वृक्ष आंदोलन ये होगा कि ट्री बेस्ड जो इकोनॉमी है, ठीक है, ट्री बेस्ड इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। यानी कि आप जानते होंगे ट्री के ऊपर ही ज़्यादातर जो है आजकल जोर दिया जा रहा है। ट्री बेस्ड इकोनॉमी, मान लीजिए अगर जंगल को बढ़ावा मिलता है तो टूरिस्ट बढ़ेगा। अगर पेड़ पौधे जैसे कि मान लीजिए बांस, बेत, ये सब के द्वारा बहुत सारे सामग्री बनाए जाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। कागज़ फैक्ट्री में मेनली, पेपर इंडस्ट्री या फिर फर्नीचर इंडस्ट्री, इसमें जो है मेन जो है आपका ट्रीज़ का ही बोलबाला है, और जिसमें हमारा आसाम बहुत ही रिच है। तो इस प्रकार की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को हमारा आसाम ग्रेव कर पाएगा। फाइनेंशियल ग्रांट मिलने से क्या होगा कि लोगों को फाइनेंशियल ग्रांट मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जियो टैग फ़ोटो लगाना पड़ेगा, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बाद में मैं आपको बता दूंगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा। इसमें आपको 100 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। अगर इस प्लांट को लगाए हुए 3 साल हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं, तो 200 रुपये आपको सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल एड के रूप में। ऑब्जेक्टिव्स ये रहेगा कि आसाम अमृत वृक्ष आंदोलन से 1 करोड़ सीडलिंग्स लगेंगे, मेन प्राइमरी इसका जो लक्ष्य है, और डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा लोगों को, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एड भी मिलेगा। ग्रीन कवरेज बढ़ेगा, ट्री बेस्ड इकोनॉमी बढ़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना पड़ेगा, या फिर ऐप से भी कर सकते हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन पोर्टल है या ABA ऐप, इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। कैटेगरी है, आपको सेलेक्ट करना है, या आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर, बहुत सारी कैटेगरीज है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, एज, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिलअप करने होंगे। देन आपको अपना एड्रेस डिटेल्स भरना पड़ेगा, और इसके बाद सीडलिंग कलेक्शन पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट दिए जा रहे हैं जहाँ जहाँ से आप सीडलिंग कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। वेरिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन जो आप डालेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए आधार डाल रहे हैं, तो इसका ये जो है वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा ताकि इससे कंफर्मेशन किया जा सके। तो इन सब डिटेल्स को देख के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अमृत वृक्ष आंदोलन को सफल बना सकते हैं। G20 समिट, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिवसीय G20 समिट का आगाज़ हमारे भारत में हुआ है, और G20 जो नेशंस है वो आपको बता दें कि 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को होल्ड करते हैं, और 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड भी इन्हीं
G20 नेशंस के पास है, एंड 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन भी इन G20 कंट्रीज़ के पास ही है। तो G20 समिट जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 नेशंस और एक यूरोपियन यूनियन मिला के 20 इसके मेंबर्स है। इसका जो प्राइमरी गोल है, टैकलिंग क्रिटिकल ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, इंश्योरिंग द इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी, मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये करना है। अब जो है अफ्रीकन यूनियन भी इसका एक परमानेंट मेंबर बनने वाली है। अब ये G20 से G21 हो जाएगा। तो G20 नेशंस जो है जिसमें 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। तो G20 का जो की पॉइंट है वो की पॉइंट क्या है? तो देखिए कि ओपनिंग सेशन जो है 2 डेज G20 समिट का, अफ्रीकन यूनियन इसको एक परमानेंट मेंबरशिप को ग्रांट दिया गया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी इसको मौका मिला। तो G20 का जो ये है, न्यू दिल्ली में लीडरशिप समिट हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था, जिससे कि इम्पोर्टेंस जो है पीस, वर्ल्ड पीस में इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इंटरनेशनल लॉ के पार्टिसिपेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये सब के ऊपर भी इसमें डिप्लोमेटिक डायलॉग्स भी शामिल थे। G20 समिट का जो ये था हमारे इंडिया की तरफ से दिया गया वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको जो है इंडिया का G20 ईयर भी कहा गया है। आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके अलावा भी इंटरकनेक्शन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिग्निफिकेंट बोथ अर्थ एंड द लार्ज कॉस्मोस, ये सब को दिखाता है। ये फ्रेज़ जो है लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, लाइफ को भी दिखाता है। ये फ्रेज़ अपने आप में एक बहुत ही शानदार फ्रेज़ है, वसुदेव कुटुंबकम। तो इसमें जो है इलास्ट्रेट किया गया इकोनॉमिकली साउंड डिसीजंस जो लोकल, स्टेट, रेडिकल लेवल्स पर शामिल है। ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस इंटरनेशनल लेवल हेल्प क्रिएट द क्लीन, ग्रीन एंड ब्लर फ्यूचर। नटराज स्टैचू। सो ये नटराज स्टैचू जो है आपने देखा ही होगा, G20 का जो समिट हुआ है इसमें वर्ल्ड लीडर्स को वेलकम करने के लिए 27 फुट टॉल स्टैचू नटराज का यहाँ लगाया गया था। ये लॉर्ड शिवा का पोर्ट्रेट है जिसमें कॉस्मिक डांस को यानी तांडव डांस को दिखाया गया है। नटराज स्टैचू को अष्ट धातु के द्वारा बनाया गया है, यानी कि 8 मेटली एलॉयज से बनाया गया है इसमें, और इसका जो वेट है करीब 18 टन है। इसके अलावा इस इक्विपमेंट को 36 टायर्स जर्नी के द्वारा दिल्ली पहुंचाया गया है। स्किल आर्टिशियन तमिलनाडु का एक गांव है जिसका डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तंजौर डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये क्राफ्ट मास्टरपीस जो बनाने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, और ये एंशियंट नटराजा आइडोल जो है इससे ये प्रेरित होकर बनाया गया है। तो इस मास्टरपीस को बनाने के लिए स्वामी मल्लई गांव जो है, स्वामी मल्लई गांव से ट्रेडिशनल वर्कर्स को बुलाया गया था, आर्टिशियंस को बुलाया गया था। इसको बनाने में एक 61 ईयर्स के एक बहुत ही ग्रेट आर्टिशियन है जिनका नाम है श्री कंदा सत्तापथी, और इनके भाई जिसका नाम है राधा कृष्णन सत्तापथी और स्वामीनाथ सत्तापथी। तो ये सत्तापति फैमिली जो है ये लाइनेज फैमिली है। ये 34th जनरेशन है, यानी 34वीं जनरेशन है जो इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यानी कि चोला एरा से ही ये नटराजन स्टैचू बनाने का काम चल रहा है और अभी तक ये फैमिली जो है 34 नंबर जो है जनरेशन है। और ऐसा ही एक बिग जो कंस्ट्रक्शन है
बृहदेश्वर टेम्पल जो तमिलनाडु में है, यहाँ लगाया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल में। सो ये अष्ट धातु जो है, ये अष्ट धातु जो है, ये पंजा लोहा इसे कहा जाता है। पंजा लोहा यानी कि ये जो वॉक्स मॉडलिंग है, वॉक्स मॉडलिंग क्रिएटिव प्रोसेसिंग के द्वारा एडजस्टमेंट करके स्टेचू के लिम्स को आप बहुत ही देख रहे हैं कि इसकी बनावट में बहुत ही क्रिटिकलिटी होती है, और वॉक्स मॉडलिंग करके इसको लॉन्ग बनाया गया है। बनाने में इसको 7 महीने का वक्त लगा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। साथ ही साथ इसमें अमाउंट भी काफ़ी खर्च हुआ है। इसमें करीबन आपका शायद 10 करोड़ जैसा खर्च आया था, माने तो मीडिया रिपोर्ट्स की। छोटा सा ये एक न्यूज़ है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ये आप देख रहे हैं पेप्सी का लोगो, और ये देख रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। क्या है खबर, आइए पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ये 3 साल पहले, अबाउट 3 इयर्स पहले जो है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है पेप्सिको ने अनाउंस किया था कि ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे हमारे असम में। पेप्सिको तो पता ही है, पेप्सी का कंपनी जो है, ये प्रोड्यूस करते हैं पोटैटो चिप्स और कुरकुरे, कॉर्न्स, पफ राइस जो होते हैं, जानते ही हैं आप, पफिस, कॉर्न्स, पफ्स। तो करंट न्यूज़ ये है कि इसका जो फाउंडेशन ले है पेप्सिको का, जो 778 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये हमारे नलबारी में लगाया गया है। पेप्सिको प्लांट, इसे फाउंडेशन स्टोन को डालते वक्त ये कहा गया कि 2025 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जिसके द्वारा 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसमें जो मल्टी स्टेक होल्डर्स है, इसमें एक चेन जो है जिसमें फार्मर्स, लोकल फार्मर्स को फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा, पेप्सिको इंगेज करेगी, और इनको डायरेक्ट जो लोकल फार्मर्स है पेप्सिको उनसे अपने आलू वगैरह जो भी चिप्स के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगा वो उनसे खरीदेगी। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कह सकते हैं, जिसे नलबाड़ी में आप जानते ही हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों को जो है काम यानी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। डॉक्टर भूपेन हाजरिका, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर भूपेन हाजरिका की ही तस्वीर है। ये जब ये छोटे थे तब की ये तस्वीर है। तो डॉक्टर भूपेन हाजरिका, जिनका जन्म जो है 1926 8 सितंबर वेडनेसडे को हुआ था, और एट द एज ऑफ 85 इनका डेथ हुआ था। जगह थी सदिया, असम प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त। साथ ही साथ डॉक्टर भूपेन हाजरिका जो एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, एक्ट्रेस, आर्टिस्ट, एडिटर, फिल्म मेकर, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन थे हमारे आसाम से। इन्हें पॉपुलरली सुधा कंठो के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है कुकू। कुकू तो आप जानते हैं, कोयल, और लिटरली नेकेटेड थ्रोट यानी कि मधु जिसका ये होता है, गला होता है, मधु, इतना मीठा गला जिसका होता है। और इनके जो सॉन्ग है वो रिटन संग किए जाते थे मेनली एसएमएस लैंग्वेज में, वो खुद ही करते थे। और इनकी जो थीम होती थी, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर इन्होंने सारे गाने गाए हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस में इन्होंने किया, एसएमएस में तो किया ही है, साथ ही साथ बंगाली और हिंदी में भी इनके गाने मौजूद है। भूपेन हाजरिका का दूसरा नाम था सुधा कंठो। एडुकेशन कॉटन यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और याद रखिए धुबड़ी का जो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है वहाँ से भी इन्होंने पढ़ाई की थी। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक पोएट, लिरिस्ट, सॉन्ग राइटर, सिंगर, कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर, फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर थे। ये देखिए एक पिक्चर की तस्वीर है जिसका नाम है अरूप, गुरुदत्त की फिल्म है, और इसका म्यूज़िक भूपेन हाजरिका जी ने ही दिया था।
भूपेन हजारिका का नोटेबल वर्क की बात करें तो रुदाली, गौजामिनी, इंदिरा मालती और दामन ये है। अवार्ड्स, भारत रत्न 2019 में पोस्टह्यूमसली इनको मिला है मरणोपरांत। पद्म भूषण भी मिला है 2012 में मरणोपरांत। पद्म विभूषण के बाद इन्हें पद्मश्री भी मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1992 में मिला है और असम रत्न 2009 में इन्हें दिया गया है। तो भूपेन हजारिका का जो जन्म दिवस है, जो 8 तारीख है इनका जो जन्म दिवस है, इसी के सितंबर महीने में होने के कारण भूपेन हजारिका के लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।